वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अभी के समापन सत्र में मंच पर विराजमान विशिष्ट महानुभाव, यहाँ से उपस्थित सुधी वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों, मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी इच्छा से दोनों दिन रह सका और मैं यहाँ एक वातावरण, एक वाइब्रेशन का अनुभव कर रहा था जिसको कभी कभी हमारे मित्र पवन श्रीवास्तव कविता के बोल के रूप में बोलते थे, आहटें आने लगी, चींटियां घर बनाने लगी, समुद्र के अंतस में कुछ हलचल मची है, तभी नौकाएं हिलोर मारने लगी। जो अपना कुलगीत कल हुआ उसमें बात थी ना, मधुर मनोहर अतीव सुंदर, ये सर्व विद्या की राजधानी। तो सर्व विद्या की राजधानी से बड़ा उपयुक्त स्थान इतने मूलगत विचारों के लिए जो यहाँ प्रकट हुए हैं और कौन सा हो सकता था। लोगों को काशी भले ही मालूम न हो, काशी के लोगों को तो मालूम होगा। उन्हें मालूम है कि श्यामाचरण लाहिड़ी यहीं कहीं थे, गुदौलिया के पास, विशुद्धानंद मल्लहिया के पास। कौन कौन नहीं, तेलंग स्वामी सुनारपुरा के पास, कौन कौन नहीं। तो सर्व विद्या में तो वह सभी विद्याएं ही है ना। इस काशी का महत्व हमने कहाँ बनाया है, तो बाबा भोलेनाथ ने बनाया है, माँ पार्वती के उलाहने पर बनाया है। तो आस्था के कारण लगता है कि कुछ आगे की आहटों के रूप में देश की ज्ञान परंपरा के केंद्र में, ज्ञान परंपरा पर ही आपसी विचार विमर्श करने के लिए इतने मूर्धन्य विद्वान, अपने अपने विषयों के ज्ञाता। अब उन लोगों ने जितनी बातें कही हैं उसमें से किन्हीं का उल्लेख करना या किन्हीं की बात को दोहराना शोभा नहीं देता। सबने सुना है, सुना है तो ग्रहण भी किया ही है, तो पुनरुक्ति से क्या लाभ। मुझे एक काशी में पढ़ते हुए एक सिद्ध साधक से मिलने का प्रसंग बना। ये सामने घाट के थोड़ा आगे, सुन रखा था, बहुत पढ़े लिखे हैं और मैं भी नया नया कार्यकर्ता संघ का स्वयंसेवक, प्रचारक निकलने की इच्छा थी। दोस्तों से बात हो रहा था तो उस बातचीत में हमने एक बात कही, वो तो हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान लगते हैं, वो अगर प्रचारक बन जाए तो बहुत काम हो सकता है। तो हम बाकी शाखा में से 10 और लोगों को पकड़कर, रगड़कर, थर्ड रोटी सी कराकर प्रचारक निकालने की जुगाड़ में लगे, उससे अच्छा है कि थोक में एक निकल आएंगे। तो मिलने गया और जैसे हमारी बात थी, भारतीय संस्कृति बहुत खतरे में है, आदि आदि, मैंने पूरी बात की।
तो धैर्य से सुनते रहे। वो भी मेरे पिताजी से परिचित थे, इसलिए स्नेह भी था मेरे प्रति। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, भारतीय संस्कृति खतरे में है ना? भारतीय संस्कृति तो कोई किताब है क्या जिसकी तुम डंडा लेके रक्षा करोगे? चुप हो गया। देखो भाई, वो तो जीवन है, जिंदगियां हैं, साधना है। रक्षा करने का मतलब है कि जीना है, और जीने के लिए संकल्प चाहिए, साधना चाहिए। और इसमें तुम्हारा रोल, तुमने अभी अभी मुझे कहा कि बहुत सी संस्कृति और साधना की बहुत सी बातें तो लुप्त हो गई हैं। मेरा तुमसे मतभेद है। कहा देखो, तुमको लग गई होगी कि लुप्त हो रही है, कोई चीज लुप्त नहीं हुई है, सब चीजें गुप्त हुई है। और सुनो, वातावरण जो जो बनाओगे त्यों त्यों सब प्रकट होती जाएंगी। वही काम मैं कर रहा हूं, तुम अपना काम करो। हम भी वही कर रहे हैं जो तुम करना चाहते हो। कि सर एक ही तरह से करें जरूरी है क्या? मैंने तो तुमको नहीं कहा कि साधु हो जाओ, तो तुम हमको क्यों कह रहे हो कि प्रचारक हो जाओ? तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, लेकिन ध्यान रखना वातावरण जो जो बनाओगे त्यों त्यों सारी विद्याएं प्रकट होती जाएंगी। ये उन्होंने मुझे उस समय कहा था। कब? 1964 में कहा था। अब मैं देख रहा हूं कि कैसे कैसे अद्भुत जानकारियों के लोग। इससे आप खुद अंदाज कर सकते हैं कि धर्मपाल जी क्या थे और रविंद्र शर्मा जी क्या थे। आपने भले ही देखा न हो, जैसे मैंने भी डॉक्टर हेडगेवार को तो देखा नहीं था, सामान्य डॉक्टर से लिखा तो परिचय होता था, लेकिन मुझे ये मालूम था कि गुरु गोलवलकर बहुत पढ़े हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को तो बहुत एकदम चाट गए हैं। और वो अगर कह रहे हैं डॉक्टर हेडगेवार के बारे में कि मेरी चमड़ी की खंजड़ी बनाकर यशोगान किया जाए डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का, तो भी मैं अपना जन्म को मैं सार्थक मानूंगा। उससे फिर डॉक्टर हेडगेवार कितने बड़े थे तो अपने को अंदाज लगाना। उसी तरह से हमने तो सुना पंकज जी को, हमने सुना पवन जी को, तब इन अशोक मोडक जी को, ऐसे लोगों को सुना तो भैया ये लोग इतना बड़ा बड़ा है तो वो कितने बड़े होंगे, इसका एक अनुमान लगता है। और लगता है कि ये भारत की विशेषता है। भारत जैसे कहते हैं ना कि चिन्मयी है, जगत जननी है, चैतन्यमयी है, तो लगता है कि वही सब बातें हैं। अब इसमें ठीक है, चर्चा के लिए, बात के लिए और आगे के काम के लिए जरूरी है। बात चली था इतिहास से दृष्टि की बात चली। इतिहास के बारे में आपको मालूम है कि एक बहुत पढ़े लिखे जॉनसन नाम के व्यक्ति थे। इतिहास के बारे में वो स्केप्टिक हो गए थे। स्केप्टिक क्यों हो गए? क्योंकि वो अपने घर के छत पर चाय सुबह पी रहे थे, वहां से दिखाई पड़ा दूर चौराहे पर झगड़ा वड़ा हो रहा है। इन्होंने तय किया था कि मैं इतिहास लिखूंगा, इतिहास लिखूंगा, अपने देश का लिखूंगा। तो वहां से आता हुआ एक इनका ही काम करने वाला कर्मचारी आया ऊपर, कहा अरे भाई वहां क्या हो रहा था? तो कुछ बताया। और उसके ठीक 10 मिनट बाद इनके एक मित्र आए उधर ही से चाय पीने के लिए। तो उनसे पूछा वहां क्या हो रहा था, वो कुछ और ही बात बताए। तब जॉनसन ने अपने कलम कागज को रख दिया, अरे भैया 10 मिनट पहले हुई घटना का इतना वर्षन दूठो है, इसमें सही क्या? हम तो अपना माथा नोचे और सैकड़ों साल पहले का हम लिखे। भैया ये हिम्मत हम में नहीं है, वो बंद कर दिए।
ऐसा होता है ना, जैसे उदाहरण के लिए छोड़िए, उतनी दूर की बात का है, हम लोग तो बीएचयू में है ना। कल मैं पूछने वाला था और कुछ लोगों से पूछा अनौपचारिक दृष्टि से, भैया कितने को मालूम है कि विश्वविद्यालय परिसर में, मैदान में, संस्कृत लॉ कॉलेज आदि के पास में मैदान में एक संघ कार्यालय हुआ करता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और उस कार्यालय में लेजिम, ध्वज, ध्वजदंड सब रखा हुआ, हम लोग बहुत बार देखे हैं, गए हैं, उठा के लाए हैं। अब इमरजेंसी के दिनों में श्री कालूलाल श्रीमाली, श्री करने में थोड़ा संकोच हमको होता है उनके बारे में, श्री कालूलाल श्रीमाली जी वाइस चांसलर हुआ करते थे। एक दिन तो ऐसा घटा कि रात में बिजली के तार तोड़ के सड़क के ऊपर अरीपा दोनों लगा दिए और सिपाही खड़ा करा दिए कि कोई उधर से देबे न करे, और मिलाकर एक रात में बुलडोजर से सारा ढांचा उठा दिया बाबू। और उसमें तुरंत कहीं घास था, बना के रखा था, वो ट्रक से ले आए, मलबा उठा के फेंके कहीं, और वहां पर घास का मैदान। सुबह 6 बजे जो उधर से गुजरे उसको घास का मैदान दिखाई पड़ा, बिल्डिंग नदारत। अब ये मानो आज हम कहें तो जरूरी थोड़े ना है कि सबको विश्वास हो जाए, लेकिन हुआ। अब ये उस बिल्डिंग का क्या महत्व है वो प्रश्न नहीं है भैया, उसमें से सूचनाएं जुड़ी हुई है ना, कि मतलब महामना मदन मोहन मालवीय जी की संघ के प्रति कितनी आत्मीयता थी, ये उसमें से प्रमाणित होता है। और वो एक तरह से संघ के लिए अभिभावक थे, ये प्रमाणित होता है। उसमें से देश भर में कैसा सद्भाव उन्होंने संघ के बारे में बनाया होगा, ये कुतूहल जगता है। फिर उस सारा रिकॉर्ड कहां गया, खोज की आवश्यकता, इच्छा महसूस होती है। तो बात केवल एक छोटे से उस बिल्डिंग की बात नहीं कह रहा हूं, ये तो छोटी बात है। अब देखिए, कहते हैं ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा भुगती। एक हो गए बनारस के बारे में प्रिंसेप बाबू, बहुत कहते हैं हमारे रुपेश जी, वो लिख गया, भैया छोटी नदी रहेगी ना, उसको अंग्रेजी में कहेंगे स्ट्रीम, और हिंदी में कहेंगे तो उसका ऊ कह दिया, स्ट्रीम नहीं कहा, हिंदी वाला शब्द प्रयोग किया, नदी नाला। तो वो हिंदी में लिख दिया, लिखवा दिया नाला, उसको जो लिखा होगा। और वो नाला लिखने का फिर अंग्रेजी करेंगे तो क्या होगा, ड्रेन। तो छोटी नदी को ड्रेन बना डाला। ऐसे मद्रास में एक ऐसे ही हुआ था, आपको बताऊं। एक ब्रिज है मद्रास सेंट्रल स्टेशन के सामने, फ्लाईओवर टाइप ब्रिज है, उसका नाम था हैम्पटन ब्रिज, हैम्पटन। और वो फिर तमिल भाषी लोग बोलता बोलता, हाँ बहुत बोलता नहीं ना है, वो अ हो जाता है, तो अमटन ब्रिज हो गया। अमटन का मतलब तमिल में होता है हजाम, नाई। तो कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, वो उसका अंग्रेजी कर दिया, बार्बर्स ब्रिज। हैम्पटन ब्रिज इतना अच्छा बेचारा, उसकी माई का सोचती होगी, उसका नाम बन गया बार्बर्स ब्रिज। उसी तरह से प्रिंसेप बाबू ने जी क्या, बार्बर ब्रिज का तो बहुत फर्क नहीं पड़ा, पुल तो वैसे नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ ना। बड़े लोगों की छोटी गलतियां भी बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं, अन्याय कर देती है ना कई बार। ऐसा ही बहुत हुआ है। और कल बात चल रही थी, अपने एक वरिष्ठ ने, उन्होंने, वक्ता ने कहा था कि कुछ जान के कुछ अनजान के, पवन जी ने कहा था, कुछ अनजाने में हो जाता है। अंग्रेजों के बारे में हम बहुत गाली देते हैं, कुछ अनजान में हो जाता है। एक सिस्टम है, सिस्टम को समझें, समझने की जरूरत है मित्रों। और काशी की बात आपको बताऊं,
हमारे एक दोस्त है विमल जी, उन्होंने कहा गोविंद जी आपको एक बात बताते हैं, बहुत आश्चर्य लगा मुझे। कहा कि अमेरिका 300 साल का समाज है, 10 लाख से ज्यादा हेरिटेज साइट्स डॉक्यूमेंटेड है। इंग्लैंड भारत से कितना छोटा है और उसके यहाँ 6 लाख के लगभग है हेरिटेज साइट्स डॉक्यूमेंटेड। और भारत हजारों साल का विश्वगुरु काका हम लोग कहते हैं, हेरिटेज साइट्स स्टेट का और केंद्र का मिला के 4000 से कम है, अभी का हो गया। फिर उसमें देखा कि बनारस में कितना है, तो बनारस में कुल जमा 20 है। अच्छा 20 को भी आप देखें तो ना उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर है, ना अन्नपूर्णा मंदिर है, ना तुलसीदास जी को राम जी को देखने के लिए भेजे थे, हनुमान जी तो संकट मोचन वो भी हेरिटेज लिस्ट में नहीं है, 64 योगिनियां नहीं है, ना भैरव है, ना अष्टविनायक है, कुछ नहीं, ना 12 वीर हैं। हम लोग तो ये मानते हैं ना कि 12 ज्योतिर्लिंग ही यहाँ हैं, 51 शक्तिपीठ सब यहाँ हैं, लेकिन हेरिटेज में कहा है 20। उसमें एक तो हेरिटेज है बिंदु माधव मस्जिद, औरंगजेब जो तोड़ा था आधा तोड़ पाया था, नहीं तोड़ पाया। उसी में है कि दूठे अंग्रेजवन का कबरगाह वो मारा गया था, ओकर कबर वो हेरिटेज साइट है बाबू, वाराणसी का। तो 200 साल बाद आदमी देखेगा तो उन कब्रगाहों का शहर न माना जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? इसी में जो उन्होंने कहा व्यवस्था को समझें, इसमें नेशनल आर्कियोलॉजिकल सर्वे उसका जो एक्ट है उसमें ही मैथोलॉजिकल भी है, हिस्टोरिकल भी है। तो मैथोलॉजिकल को तो मानेंगे नहीं। अरे भैया हम गए थे एक बार अमेरिका, हमके बड़ा शौक से वहाँ का एस्कॉर्ट अफसर बता रहा था कि हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारे यहाँ हेरिटेज एंशिएंट बिल्डिंग है हमारे यहाँ। अब एंशिएंट बिल्डिंग को दिखाने वो ले गया तो वो बिल्डिंग था 180 साल पुराना। हम कहा हमके क्या दिखा रहे हो? हम लोग क्या दिशा बहुत है, बहुत पहले पहले का है, 2500 साल पहले का भी है, सारनाथ में जाके देखो। तो उनके यहाँ तो क्यों? क्योंकि इतने नए ताजा समाज है ना, उनका कुछ तो है नहीं दिखाने का। तो हेरिटेज का उनको उन्होंने मतलब है बदल दिया। जो ढांचा होगा तो वो हेरिटेज है, जगह खाली होगा तो हेरिटेज नहीं है, वो मैथोलॉजी हो गया। राम जन्मभूमि का जगह नहीं है ना तो हेरिटेज साइट नहीं होगा, जगह रहेगा तो हो जाएगा, ढांचा ये तो नहीं चलेगा ना। लेकिन उन्होंने ऐसा बनाया, कारण यही था कि वो बताना चाहते थे तो वो अपने से काहे बोले, मुंह से इंतजाम कर दें कि वहां 10 लाख हेरिटेज, यहाँ 6 लाख हेरिटेज, यहाँ 4000 हेरिटेज। आप समझ लो कौन ज्यादा आगे है। कानूनों को ही ऐसा बनाना, और ये सब क्यों करना? क्योंकि इसमें उनकी साजिश है, उसका नाम है स्मृति लोप या स्मृति भ्रंश करना। आपकी पहचान खत्म हो जाए, जैसे अल्जाइमर हो जाए आपको। किसी को अल्जाइमर हो जाता है, कुछ समझे में नहीं आता उसको, हम कौन हैं, कहाँ हैं, खाए हैं नहीं खाए हैं, बताहा की तरह इधर उधर घूमेगा, जगह भी भूल जाएगा, कहाँ के हैं हम, हमारा घर कहाँ है। इसको कहते हैं स्मृति लोप, स्मृति भ्रंश। ये क्यों? तो संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जैसे कहा जाता है ना कि बड़का पेड़ को एक एक करके डाली काटते चलो तो नया नया कोपन फूट जाता है। दूसरा वही में थोड़ा मसाला डाल दो अंदर, थोड़ा अंदर भर के, अपने से कमजोर हो जाएगा, सूख जाएगा पेड़। तो यही दूसरा वाला तरीका है स्मृति भ्रंश और स्मृति लोभ का तरीका। ये उन्होंने किया, जैसे कल भी बताया गया
कि समाज के स्तर पर भी किया, आर्थिक स्तर पर भी किया, राजनैतिक स्तर पर भी किया उन्होंने, स्मृति भ्रंश हो जाए, स्मृति लोप हो जाए। आप खुद देखिए, एक बार आप टीवी में देखे होंगे, बामियान पर चला रहा था ना तोप से उड़ा के और ढहा दिया उसको, मूर्ति को। तो मैं सोचने लगा, अरे यार, कौन किसकी मूर्ति ढहा रहा है? अपने ही बाप दादा पूर्वजों का मूर्ति ने ढहा रहा है वो। कौन वहां बाहर से आए थे भैया? लेकिन ये स्मृति लोप हो जाने के कारण मैं कौन, मेरा कौन, पराये कौन, शत्रु कौन, मित्र कौन, सब भेद भूल जाए आदमी, तो आदमियों का जमाड़ा भर तो रहेगा ना, भीड़ रहेगा। भीड़ को हाँकना ठीक है। ये होती है स्मृति भ्रंश और स्मृति लोप की स्थितियां जो हम अनुभव करें। तो इस नाते आप जो परोसा जा रहा है, 200 साल कोई भारत में कोई टीवी देखेगा तो उसको लगेगा कि भारत में 200 साल पहले अरे बड़ी नाच गाना होता था, नच बलिए और ये करो करो, देखते हैं ना। 200 साल बाद लगेगा भारत में बड़ी खुशहाली थी, केरल में कोई फ्लड वर्ड नहीं आया, वहां भी नच बलिए ही हो रहा था। ये क्या है? ये है परोसना ऐसा, कंडीशनिंग ऑफ माइंड, कंडीशनिंग ऑफ थॉट प्रोसेस, being driven to hell and making you feel that you are being taken to paradise. ये होता है। खाली गरियाने से तो काम चलेगा नहीं, खाली आत्म मुक्त होकर रहने से भी काम नहीं चलेगा। हाँ, इसमें समझने की जरूरत तो है कि हम क्या हैं। तो इसको कहते हैं स्वत्वबोध। अब जैसे हमको मालूम, हम एक बार हैदराबाद कार्यालय पर गए थे, वहां एक हमको मिले राम साठे। तो राम साठे जी ने हमको वहां एक बहुत बड़े बड़े चार्ट दिखाया। चार्ट दिखाया, उसको कहा उन्होंने कि हिस्टोग्राफ है। उसमें ग्राफ टाइप था बहुत बड़ा सा, उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसमें एक एक को एक एक वाटर जल प्रवाह के रूप में एक एक सभ्यता को चित्रित किया था और 100 साल का 1 इंच पैमाना रखा था। उसमें तय किया गया था कि जब राष्ट्र की जीवनी शक्ति कमजोर पड़े तो सकरा पाठ और मजबूत पड़े तो चौड़ा पाठ। इस तरह से उन्होंने हर एक सभ्यता का बनाया था, 10-12 सभ्यताओं का बनाया था। मया है, इंटेक है, एस्टेक है, इनका है, मेसोपोटामियन है, बेबीलोनियन है, इजिप्शियन है, भारतीय है, चाइनीज है, ऐसा सब था। उसमें से राम साठे ने निष्कर्ष बताया कि देखो, इन सारे नक्शों का लबोलबाब ये बनता है कि कोई भी सभ्यता 2400 साल से ज्यादा के उम्र की नहीं है। 5000 साल से ज्यादा का खाली भारत और चीन है। दूसरा, ये सब लिविंग सिविलाइजेशन है भारत। हम भी देखते हैं राम और कृष्ण हजारों साल पहले भी लोग गुनगुनाते थे, हरे राम हरे कृष्णा, अभी भी गुनगुना रहे। तो स्मृति का सातत्य है, निरंतरता है। तो चेतन है, समाज चेतन, राष्ट्र शक्तिशाली, समृद्ध और स्मृति के साथ जुड़ा हुआ एक लिविंग सिविलाइजेशन की बात उसमें से आई। और फिर यह आई कि 400 साल से ज्यादा दूसरे देशों के हमले को झेलकर अगर बचा है तो भारत, बाकी सब बिगड़ गए, खत्म हो गए, तबाह हो गए। चीन भी बचा तो बचा लड़ के नहीं, दीवार बना के। ये सब, और उसमें फिर ये कहा कि भारत में जीवनी शक्ति जो कम हुई है उसका माप दिखने में आप देखेंगे तो सकरा वाला
वो 1750 से 1850 तक का दिखता है। बाकी उसके पहले भी हम सर थे, उसके बाद भी हम उठने लगे। वो एक कालखंड शायद वो थकान का सा रहा है, लड़ते लड़ते का कहो, सब समस्याओं से झेलते हुए कहो, और भी कुछ कारण होंगे जिन कारणों पर शोध होना चाहिए। जैसे रुपेश जी ने एक विषय बताया वाराणसी के बारे में 1194 के बाद का, मतलब उससे 1500-1600 तक। सब तो चाहते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो वाराणसी है ज्ञान परंपरा का। अभी क्या हो गया, ऐसे ही क्या हो गया, प्रमाद था तो प्रमाद क्यों था, अर्थ के प्रभाव के कारण। तो कब तक रहा, क्या स्वरूप रहा, ये सब अधिक अध्ययन का विषय है ऐसा लगता है। अब इसी स्थितियां आ रही है मान लो, और हम सबको मालूम है जिस प्रकार हम एक लाइफस्टाइल की लड़ाई में उलझे हैं, बाजारवाद सबको खा जाएगा या थक जाएगा, इस द्वंद्व में हम उलझे हैं। इन सब द्वंद्वों को और नजदीक से जानने समझने की जरूरत है। इसमें दो धाराएं हैं सोचने की। एक तो है कि भैया प्रलय तो आने ही वाला है, इसको नहीं रोका जा सकता, तो समुद्र में बहुत तन के मत खड़ा रहो, ऊंची लहर हो तो झुक जाओ। एक धारा ये है। और कई लोग समझते हैं कि ऐसी स्थिति में सृष्टि के बीजों का संरक्षण करके रखो, आगे वो अंकुरित होंगे, पल्लवित होंगे, ऐसी एक सोच। दूसरी सोच भी है। दूसरी सोच ये है कि दो पहलवान दंगल, एक मोटा तगड़ा, एक दुबला चिम्मड़ पहलवान। तो चिम्मड़ एक शब्द होता है ना। तो फिर वो दोनों की लड़ाई जब शुरू हुआ तो एकदम पीठ पर आ गया और पटक दिया उल्टा पेट के बले, और वो जमीन पकड़ लिया नीचे वाला चिम्मड़ पहलवान, और ऊपर वाला मोटा पहलवान रद्दा मारे और चित्त करने के लिए और थकाने के लिए ऊपर था, वही जमीन पे गड़ल रहा। अब उसका जी थक गया, हांफने लगा। जब हांफने लगा तो तुरंत दांव लगा के चित्त कर दिया वो मोटका पहलवान को। ये भी होता है। इसमें शारीरिक बल की बजाय युक्ति भी काम आती है और स्टैमिना काम आता है। भारतीय समाज का स्टैमिना is being tested. Question mark is there. अभी हाल में बहुत पहले किताब निकली यार, 5,000 years versus 500 years। 5,000 साल में दुनिया के बाजार तो जब पहुंच रहा है, गांव के घर घर तक पहुंच रहा है, अंकल चिप्स पहुंच रहा है। बड़ी टेक्नोलॉजी कहाँ, मोबाइल और उसमें हालचाल, उसमें भी छत पर चढ़ के सिग्नल मिले के बात करें, नहीं तो पहाड़ी पर चल जाए, फिर भी पहुंचा है वहां तक। इसलिए कई लोग सशंकित हैं। अभी सशंकित रहने से तो काम नहीं चलेगा, और केवल विश्वास करने से भी तो काम नहीं चलेगा। ऐसे समय में भारत की अपनी स्वॉट एनालिसिस की जरूरत है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। उसके लिए भारत को भारत के नजरिए से देखने की जरूरत है, दुनिया को भी भारत के नजरिए से देखने की जरूरत है। और तब समझ में आएगा। रामेश्वर मिश्र पंकज जी हैं, कुसुमलता केडिया जी हैं, ऐसे और कुछ लोगों ने लेखन किया है जिसमें भारत के ताकत का अध्ययन एक ढंग से हो पाता है। इस पर भी और अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार जैसे वो कहते नहीं थे कि एक कहानी कहते थे ना कि एक ब्राह्मण था,
उसको बच्चियां मिली तो गो उठा के कंधे पर चलने लगा, तो ठग मिल गए रास्ते में। अरे पंडित जी, अरे क्या अनर्थ कर रहे हैं? क्या हुआ? अरे कुत्ता को कहे ले जा रहे हैं कंधे पर भाई? अरे कुत्ता नहीं है, बच्चिया है। आय हाय, आपके बच्चिया लग रहा है वो। फिर थोड़ा आगे बढ़े, अब संदेह तो इनको हो ही गया। अगला एक बार फिर वो कहता है कि अरे पंडित जी, आपका बुद्धि सठिया गया का है? अरे कुत्ता कहे ले जा रहे हैं कंधे पर बिठा के? छोड़िए, बहुत अन्याय है, आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। और वो घबरा गए तो नीचे छोड़ दिए, चलने लगे। तीसरा चौथा आते थे, छोड़ दिए कि हम कुत्ता ले जा रहे हैं, बच्चियां नहीं। ऐसे ही हमारे भी मन मस्तिष्क में कुछ बिठा दिया गया, तो हम भी अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी स्ट्रेंथ को अपनी कमजोरी, और ये मानने का खतरा है ना। इसलिए स्वॉट एनालिसिस करते समय में भी अपनी पहचान, क्योंकि स्वत्व, स्वत्वबोध, स्वत्वबद्ध के आधार पर स्वाभिमान, स्वाभिमान के आधार पर आत्मविश्वास, आत्मविश्वास के आधार पर स्वावलंबन। ये एक सावधानी की जरूरत है। जैसे हम कहते हैं भैया त्रिकोण है भारत के लिए, माँ भगवती का त्रिकोण है, घर की माता, गौ माता, धरती माता। अब इसमें से हर एक ध्रुव शेष दो का पोषण करता है। ये जगदम्बा का वरदान है भारत को, सूर्य के विशिष्ट प्रकार के प्रकाश के कारण। इसके लिए यहाँ की गौ माता भी विशिष्ट है। इसमें से सूर्य की किरणें जब आती हैं तो सूर्य केतु नाड़ी सक्रिय होकर जो एक रिएजेंट बनता है वो स्वर्ण पित्त क्षार है। फिर वो स्वर्ण पित्त क्षार का जब परमिएशन होगा तो पूरी देशी गोवंश के अंदर बहुत से गुण ऐसे उत्पन्न होंगे, जिसमें से एक छोटा गुण होगा A1 A2 मिल्क के बारे में, A2 मिल्क का, जिसमें कोलेस्ट्रॉल अलग प्रकार का होगा, जैसे प्रोटीन अलग प्रकार के होंगे। केवल इतना ही नहीं है ना, जैसा अन्न वैसा मन। फलतः चपलता, सौष्ठव, चमक, कांति, इसके साथ साथ सात्विकता। अब ये एक विशिष्ट है, इसको आप जो कहना कहिए, हम गौ माता कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ की धरती, यहाँ के 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, यहाँ की अपनी बायोडाइवर्सिटी धारण करने की क्षमता तो भौतिक है, केवल भौतिक ही केवल नहीं है। पता नहीं कितने कितने साधना के कारण ये बना। इसलिए गंगा जी कोई नदी नहीं है, हम जानते हैं, ब्रह्मद्रव है। गंगा जी ज्ञान की है तो जमुना जी प्रेम की है, नर्मदा जी वैराग्य की है, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है इसलिए कुरुक्षेत्र का चयन किया था भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए, जबकि हस्तिनापुर तो गंगा जी के पास था कि नहीं। ज्ञान की साधना गंगा के किनारे होती है। अब ये कुछ भौतिक अभौतिक ऐसा एक कोलॉइडल स्टेट है, इसको आप केवल भौतिक नहीं कह सकते, केवल आध्यात्मिक नहीं कह सकते। ये सब विशिष्ट है, ये तो पक्की बात है। ये सब माँ भगवती के आशीर्वाद से माँ भारती ऐसी हैं। और कई लोगों ने अरविंद से लेकर गुरुजी तक ने माँ भारती को चिन्मयी जगत जननी देवी के नाते से ही साधना की उन्होंने जीवन भर। तो इस दिव्यता और उदात्तता को हम जब देखेंगे तो चित्र और एक तरह का दिखाई पड़ेगा। तब दुर्गा सप्तशती का अवतरण अपने को मालूम पड़ेगा। तो वो जो एक पावित्र्य है वो हमारे ऊपर एक प्रकार की जिम्मेदारी जीने की और दूसरे को जीवन जिलाने की जिम्मेदारी प्रदान करता है। और जब ऐसा होता है तो हम आस्थावादी हैं। धर्मपाल जी ने हमको भारत को भारत के नजरिए से देखना सिखाया।
दुनिया को भी भारत के नजरिए से देखना सिखाया। सूत्र रूप में उन्होंने किया, इसका विशदीकरण हमारे अध्ययन का विषय होना चाहिए। उसके लिए एक एक पहलू को लेकर पुस्तकें लाने की जरूरत पड़ेगी। और उसमें जैसे अभी तक काम चला है उसमें अच्छा है, भारत केंद्र भी है। और हमें ये ध्यान रखें कि अभी बहुत कुछ भारत को करना शेष है, और जिस तरह के क्षरण, जिस तरह की चिंताएं हम करते हैं, उसकी वास्तविकताओं के प्रति आंखें न मूंदते हुए, अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रखते हुए, आस्था के स्तर पर हम एक बात मानेंगे तो अपनी शक्ति बहुगुणित हो जाएगी। वो इसके लिए छोटा आख्यान यही है कि एक पेड़ था बहुत बड़ा, बहुत पुराना था, बहुत ऊंचा था। अब अक्टूबर का महीना आया तो उस पेड़ के तने के पास से एक लता उगी, और वो लता ऊंची चढ़ी, लिपट गई पेड़ से, गति बढ़ गई। कुछ महीने में होते होते वो पेड़ से एक बित्ता ऊंची हो गई। उसने नीचे देखा, पेड़ वहीं का वहीं खड़ा है। कहा, हे पेड़, ऐसे ही खड़े रह गए तुम? तो चुप रहा पेड़। अरे कुछ तो बढ़ते, देखो हम कितना ऊंचा बढ़ गए। कहा, करे चुप ही रहा। बोलते क्या नहीं हो, मुंह में जीभ नहीं है क्या? नहीं, हम क्या बोले? नहीं, बोलो तो, कुछ तो बोलो। कहा कि देखो मैं क्या बोलूं, इतना ही कहूंगा कि तुम 126वीं लता हो जो ऐसा हमको कह रही हो। 250 साल से तो हम यहां खड़े। तो ये अपनी भारत माता की ये ताकत है। विश्व की धारणा करने की जिम्मेदारी है, पराशक्ति खुद है। इसलिए भगवत दत्त बातें हैं ये, इसके हम निमित्त है। उस निमित्त होने में और सक्षम होने के लिए एक ही बात जरूरी है, मैं जैसा कह रहा हूं, वो है कि स्मृति भ्रंश के हम शिकार हुए हैं तो हम मुक्त हो जाएं। तब क्या होगा? तो जब तक बाकी बातें कहते रहे तब तक हनुमान जी चुपचाप बैठल रहे। और जब जाम्बवंत ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तब होता है सुनता ही भयउ पर्वताकारा। यही स्थिति है। तो राम काज लगी तब अवतारा है यहां बैठे हुए, और तब ये हनुमान जी का आशीर्वाद यहां रहता है। और जब हम ये करने चलते हैं तो ये तो उनका काम है, हम अपना रोल निभाएं, वो उनका रोल निभाएंगे। इसीलिए भारत को उन्होंने एक क्रम से संचालित रखा। सबसे ऊपर भगवत सत्ता, उसके अंतर्गत धर्म सत्ता, उसके अंतर्गत समाज सत्ता, उसके अंतर्गत राज सत्ता, उसके अंतर्गत अर्थ सत्ता। बाजारवाद के क्रम में यह पिरामिड मानो उलटता सा लग रहा है। इसमें अधिष्ठान भगवान का, भगवत शक्ति का, पराक्रम अपना, और इसके साथ साथ भगवत प्रार्थना। हमको याद है गंगा जी का आंदोलन चल रहा था मित्रों, तो हमको तो एक ने बताया था, रजसा शुद्धते नारी नदी वेगेन शुद्धते। और इस आधार पर जल होगा तभी तो वेग होगा। और उस आंदोलन में गुरुदास अग्रवाल जी वो बैठने वाले थे मणिकर्णिका घाट उत्तर काशी में गंगा जी के किनारे। मैं भी चिंतित था, तो मैं एक जगह गया तो वहाँ पूर्ण प्रज्ञा का आश्रम है राईवाला में, हरिद्वार के पास। वहाँ चला गया, मन थोड़ा व्यथित सा था।
तो वहाँ बैठा तो माई के पास उनके गुरु भाई एक आए हुए थे, तो बताया मैंने ये सब, देखिए अनशन है, हो रहा है, सभी हरिद्वार में और साथी होने चाहिए, आपको भी कुछ बोलना चाहिए, आके देखना चाहिए वगैरह वगैरह। तो गुरु भाई ने हमको कहा, अरे भाई ये बताओ कि 3 तरह के कष्ट होते हैं ना, और 3 तरह के समाधान भी होंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक कहते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कहते हैं। तो तुमने जितने उपचार बताए अभी, वो तो सब आदि भौतिक बताए, तुमने आदि दैविक आध्यात्मिक तो कुछ बताया नहीं। तो हमने कहा कि ये तो मुझे ज्ञान नहीं है, ये तो मेरा कन्फेशन होगा, आत्मस्वीकृति होगी, ये तो प्रमाणित है कि ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं इसमें क्या बोलूं। तब उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कल ही अखबार में पढ़ा था ना, तो आया माँ से पूर्ण प्रज्ञा से चर्चा हुई, तो उन्होंने कैलेंडर देखा, 40 दिन है, तो निकल पड़ी उसी दिन गीता हाथ में लेकर, बगल में किनारा है गंगा मैया का, और बैठ गई और स्नान करके उन्हीं कपड़ों में बैठकर संपूर्ण गीता गंगा मैया को सुनाया। संपूर्ण गीता गंगा मैया को सुनाया और फिर प्रार्थना किया कि मैया, हम भला तुमको बचाने वाले कौन हैं, हमारी क्षमता कहाँ है, तुम ही तो हमको बचाती हो। मैया तुम हमको बचाओ और अविरल बहुत निर्मल रहो, उसके लिए हमको जो करना हो वो बताना हमको, हम तो खाली प्रार्थना तुमसे कर सकते हैं। ये उनके गुरु भाई ने मुझे बताया। तीनों स्तरों पर जरूरत नहीं है कि एक ही आदमी तीनों स्तरों पर करे, जिसका जो क्षेत्र है वो अपने अपने क्षेत्र में तद अनुसार लगे और अपनी ही क्षमता के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, बौद्धिक दृष्टि से, रचनात्मक दृष्टि से, आंदोलनात्मक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, जैसे भारत के बारे में समझ धर्मपाल जी की, जैसे रविंद्र शर्मा जी की, जैसे यहाँ जिन लोगों ने विषय रखे उनके मन मस्तिष्क की जो स्थितियां आपने भी अनुभव की होंगी, मैंने भी अनुभव की रहकर सुनते हुए, तो सब मिलकर खाली एक अच्छी बात और होगी कि हम मिलकर आपस के संवाद के साथ, आपस के साथ शेयरिंग करते हुए अपने अपने रुचि के अनुसार बढ़ते चलें, और बढ़ते चलें तो यही एक सज्जन शक्ति है जो ज्ञान परंपरा की दृष्टि से, उसके अनुकूल उदाहरण गढ़ने की दृष्टि से और उसके बाधक जितनी शक्तियां हैं उनसे प्रतिरोध करने की स्थिति में अपनी अपनी रुचि प्रकृति के अनुसार सब लोग लगे, तो फिर बाबा भोलेनाथ का स्थान है, बजरंग बली का स्थान है यहाँ पर, माँ अन्नपूर्णा का स्थान है यहाँ पर, वो हमको, और गंगा मैया गौ माता का तो कहना ही क्या है, आस्था रखते हुए अपनी ओर से परिश्रम की पराकाष्ठा करें, बौद्धिक दृष्टि से भी आगे बढ़ें, और इन सब में बाबा भोलेनाथ हम सब का आशीर्वाद तो देंगे ही, साथ देंगे ही, हमको उस दिशा में ढकेले, हमें उपयुक्त बनावे, इतनी ही प्रार्थना मैं अपनी ओर से करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।